बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और ईद कुर्बान का सिलसिला जारी है। और इस ईद कुर्बान में हम देखते हैं कि अपनों को कम अज़ कम जो मुस्तहिक लोग होते हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और ख़ासकर विनस टीवी भी जो है अपनों को कभी नहीं भूलता। तमाम अहले वतन को जो है ईद कुर्बान बहुत बहुत है मुबारक हो, विनस टीम और विनस की तमाम मैनेजमेंट की जानिब से। और साथ साथ क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का मेला भी जारी है, गो के पाकिस्तानी टीम का सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की फ़ातेह टीम कौन बनती है, सब कुछ आज हम अपने शो में भी बात करेंगे। और साथ साथ ईद कुर्बान है तो इस दिन के हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरिफ वहीद खान साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, साथ साथ RCA से भी मुंसलिक हैं और क्रिकेट में बड़ा करता धरता नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ इनकी कैरियर के हवाले से भी आज बहुत कुछ जानेंगे। हमेशा हमने इनसे बातें की है एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उन चीज़ों पर दीगर खेलों के हवाले से भी बात की और उन क्रिकेटर्स के हवाले से बात करते दिखाई देते हुए नज़र आए हैं। और तजिए भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और फिर वर्ल्ड कप में हमारे साथ ही विनस टीम का हिस्सा बनकर वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे तमाम ही शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी खेल को आगे लेके जाने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। जहाँ खेल के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, वहाँ प्रोग्राम को भी आगे लेके जाने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। तो इसी हवाले से जो है हमें इसे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया स्टेलेक्स पाइप कंपनी ने, जो पाइप के मामलात में पाकिस्तान भर में जो है कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। तो आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब है, सबसे पहले तो हम चलेंगे स्पॉन्सरशिप के हवाले से। और इस स्पॉन्सरशिप पे अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इस पर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर खेलों में स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वैसे किसी भी प्रोग्राम को जो है आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही स्टेलेक्स कंपनी जो है उसने भी हमारे विनस स्पोर्ट्स को जो है जो प्रोग्राम वर्ल्ड कप में स्पेशल जारी है स्पॉन्सर किया है। तो क्या कहेंगे स्टेलेक्स पाइप कंपनी के हवाले से जो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है पूरे पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, जिस तरह आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, तो स्पॉन्सरशिप तो किसी भी स्पोर्ट्स में जो है वो इस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और जिस तरह स्टेलेक्स कंपनी का आपने जिक्र किया, यकीनन ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है एक पाइप के अंदर, हम खुद भी काफ़ी यूज़ करते रहे हैं सारे इसके अंदर। तो इन लोगों का बड़ा किरदार होता है कि आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करना, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, और यकीनन ऐसे लोगों को, ऐसे स्पॉन्सर्स को आगे आने चाहिए ताकि इस मुल्क की स्पोर्ट्स जो है तेज़ी के साथ ग्रो हो। तो इन लोगों का बड़ा बहुत ज़्यादा अहम किरदार है स्पॉन्सर्स का। और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल इदारे हैं या बहुत सारे जितनी भी कंपनीज़ हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट अब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर हो गई है या स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के अंदर हो गई है। तो यकीनन ये लोग जो है जिस तरह स्पोर्ट्स को और इस हमारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते रहेंगे तो इस तरह जो है जल्दी ज़्यादा आपको जो है तरक्की करेगा सर। क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी हम देखें तो हब रैली मुनक्किद हुई 11वीं, और वहाँ पर हमने देखा कि स्टेलेक्स कंपनी ने जो है वहाँ पर भी स्पॉन्सर किया हुआ था, मेन स्पॉन्सर के तौर पर काम कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है किरदार स्पॉन्सरशिप का बड़ा अहमियत का हामिल होता है? जी, मैंने कई जगह देखा कि स्टेलिस कंपनी जो है वहाँ पर कई स्पोर्ट्स के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, स्पॉन्सर्स के अंदर वो सारा वो बड़े इंटरेस्ट नज़र आते हैं। फिर उनके जो ऑनर्स वगैरह भी देखे गए हैं कि वो अंदर स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी उनका लोगों का इंटरेस्ट नज़र आया। तो ऐसे ही जो स्पॉन्सर जितने भी हैं सारे, इन लोगों का जब खेलों के अंदर इंटरेस्ट नज़र आएगा और स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी तो जितनी ज़्यादा स्पॉन्सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है कमर्शलाइज हो गई है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई है, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और यही लोग हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। और वो भी उस मुल्क में, हमारे मुल्क में जितना भी स्पोर्ट्स तरक्की करेगा तो और जो कर रहा है इसमें इन लोगों का बहुत अहम किरदार है। अच्छा, ईद कुर्बान के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ईद कुर्बान जारी है और इसमें बड़ा अहम रोल होता है। ख़ासकर हम देखते हैं कुर्बानी होती है और कुर्बानी के बाद लोग जो है मुस्तहिक लोगों में भी जो है गोश्त तकसीम करते हैं। ये माजी में बहुत हुआ करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फिजर किया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये अब देखेंगे पहले के हवाले से अब चूँकि ईद कुर्बान का दिन था, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि टफ़ डे होता है ईद के दिन जो है सारे, और गर्मी के हवाले से भी, कुर्बानी के हवाले से भी सारी चीज़ें।
तो इसके अंदर जिस तरह आपने जिक्र किया कि गोश्त का वाले, तो चूँकि ईद कुर्बान जो है हमें जो है कुर्बानी ही का दर्ज देती है, सेक्रीफाइस करने का नाम है ईद के कुर्बान जो है, जिसके अंदर फिर ये जितनी भी हमारी यह कुर्बानी होती है इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इसके नताइज जो हैं इसके जो है मुस्तहिक लोगों तक ये गोश्त पहुँचना चाहिए। और जितना भी अपने इसके अंदर होता है कि अपने आप थोड़ा सा रख सकते हैं आप अपने लिए गोश्त, या जितने अपने हस्बे इस्तेताद रख सकते हैं सारा, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए उस हवाले से भी आप अपने इसको चीज़ों को गोश्त को यूज़ करें। मगर कोशिश करें कि गोश्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक जाना चाहिए। और कराची में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि मुस्तहिक लोगों तक बहुत ज़्यादा कुर्बानी का, चूँकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है और लोग बड़ा बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेते हैं इस त्यौहार के अंदर। तो इस बहाने जो है ये आम आदमी जो बेचारे लोग जो है सारा साल इतना ज़्यादा भरपूर तरीके से गोश्त को एंजॉय नहीं कर सकते, वो लोग खाते हैं और इसमें जो है असरात जो है सारे नीचे तबके तक सब तक पहुँचते हैं। तो एक बहुत बड़ी ये एक इस्लामी फ़रीज़ा है जिसको हम इस्लामी फ़रीज़ा समझते हुए ही इस फ़रीज़े को अंजाम दें। और हमारी नीयतों का बड़ा अमल दाखिल होता है कि हम किस नीयत के साथ कुर्बानी कर रहे हैं, और हम इस नीयत के साथ अगर कुर्बानी करेंगे कि इसको हम फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ तो फिर उसके ज़्यादा सवाब भी ज़्यादा चलें, सवाब भी ज़्यादा होता जाएगा। और क्योंकि आपको बड़ा शौक़ है, अगर कुर्बानी होती है तो एक शौक़ होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इसमें से जो है ना ये इस चीज़ का गोश्त पसंद है, क्योंकि कोई चाँप पसंद कर रहा होता है, कोई कलेजी पसंद कर रहा होता है, दीगर गोश्त में कोई बारबेक्यू बनाकर उसको खाना पसंद कर रहा होता है। तो आपको कौन सी चीज़ें पसंद आ रही होती है खाने में? जी बिल्कुल, ये तो कुर्बानी का जो दिन होते हैं सारे इसके अंदर तो ये बड़ा खाने का होता है। मगर चूँकि हमारा ताल्लुक स्पोर्ट्स से रहा है, हमारी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसी को चाहते ही अपना डाइट प्लान बनाते हैं। मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हों। कि पहले दिन जब कुर्बानी होती है तो हम उसे कलेजी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, फिर बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जिस तरह आपने पूछा तो यकीनन जो अगर मटन चाँप होती है या इसके बारबेक्यूज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इस लम्हों को ये चूँकि हमारी मसरूफियात सारा साल आपको पता है कि इतनी ज़्यादा होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर कि हम बहुत ज़्यादा इसके एंजॉयमेंट को और अपनी फैमिलीज़ को उतना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। मगर चूँकि ये इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, जो ट्रेडिशनली त्यौहार होते हैं हमारे और इस्लामी त्यौहार होते हैं, तो इसको हम भरपूर एंजॉय करते हैं और एंजॉय करना भी चाहिए। ईद के तीनों दिनों को हर दिन का अलग अलग सेगमेंट होता है, हर दिन का अलग अलग प्रोग्राम होता है, तो उसको हम तीनों दिन को भरपूर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल आरिफ साहब, हम तीनों दिन को एंजॉय भी करते हैं और इन तीनों दिन के एंजॉय में कम से कम जब ये कुर्बानी की जाती है तो मुस्तहिक लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और आरिफ साहब भी यही कह रहे हैं। आरिफ साहब हमारे साथ है वर्ल्ड कप स्पेशल शो में गेस्ट की हैसियत से हमारे शो में मौजूद रहते हैं। और आज क्योंकि आरिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो बहुत सी बातें आज आरिफ साहब से हम ये भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी। हमेशा तज़िया देते रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, आज हम इनसे तज़िया लेंगे कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया। आरिफ साहब, आपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया, स्पोर्ट्स में किस तरह है, क्या आपने भी क्रिकेट खेली या दीगर खेल को खेला, और कौन से खेल को सबसे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो आरसीएस के साथ आप मुंसलिक भी हैं? चलिए, हम बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है शहजाद मोइन साहब, चूँकि हम सारा साल तज़िया करते रहते हैं अपने क्रिकेट पे, अपने स्पोर्ट्स से। मगर आपने पूछा है कि मैं अपने ऊपर तज़िया करूं सारा, तो हमारा भी बचपन सारा ऐसे ही शुरू हुआ था जिस तरह कराची में नॉर्मल बच्चों का शुरू होता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में चूँकि हमारा जिस इलाके में रहते थे स्पोर्ट्स में क्रिकेट का माहौल ज़्यादा था, मगर चूँकि हमारे घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा था, तो हमने क्लब क्रिकेट खेली सारी, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व रहे और अच्छी क्रिकेट खेलते रहे। फिर उसके बाद माँ बाप की तरफ से इजाज़त दी कि स्पोर्ट्स को जो है आप स्पोर्ट्स की जगह आप एजुकेशन को प्रेफर करें। और 10-20 साल पहले यही होता था कि माँ बाप जो है स्पोर्ट्स के बजाय अपने बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा राग़िब करते थे। मगर अब चूँकि आजकल हम माहौल देख रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे को जो है माँ बाप की बड़ी सपोर्ट होती है, माँ बाप खुद लेकर आते हैं ग्राउंड से बच्चों की तरफ से। तो उसके बाद जो बचपन में जब हम अपने स्कूल की तरफ से फिर कॉलेज की तरफ से फिर इसमें ज़्यादा अपनी एजुकेशन में बिजी हो गए, तो बीच में स्पोर्ट्स का करेक्शन जो है हमारा फिर उतना ज़्यादा वो नहीं रहा, तो फिर काफ़ी गैप आ गया। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर चूँकि बीइंग ए बाई प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ,
फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में आया, तो फिर अब बाई बिजनेस जो है फिर मैंने अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड को किया। तो उस वक्त से मगर चूँकि क्रिकेट और स्पोर्ट्स ऐसा फैशन होता है जो आपके खून से नहीं निकलता, तो फिर वो कुछ अरसे के बाद जैसे ही मुझे फ़रागत मिली तो मैं फिर दोबारा से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ आया। चूँकि अब जो मेरा खेलने का टाइम तो निकल गया था, यहाँ पर उस एज ग्रुप से मैं निकल गया था कि जब मैं दोबारा उसके अंदर फिज़िकली खेल की तरफ इन्वॉल्व होता, तो फिर मैं क्रिकेट मैनेजमेंट की तरफ आया। फिर मैं काफ़ी क्लबों का लियाकतबाद प्रेसिडेंट का मैं 8 साल प्रेसिडेंट रहा मैं वहाँ पर, और फिर 1-2 क्लब कराची का उसमें प्रेसिडेंट रहा। फिर मैं RCA का जोन 1 का सेक्रेटरी रहा। फिर मैं कराची की और पाकिस्तान की जितनी भी फॉर्मेट की क्रिकेट टीमें हैं यहाँ पर, कराची की, सिंध की, मैं उन टीमों का सबका एज ए मैनेजर रहा। फिर अल्लाह ताला ने एक बड़ा मुझे मौका दिया, फिर मैं 2018 का जो एशियन गेम्स हुए इंडोनेशिया में जकार्ता में, उसमें पाकिस्तानी टीम का मैनेजर रहा। तो जो डे बाय डे जो है फिर वो सफ़र हमारा क्रिकेट का, और फिर उसके बाद दूसरे स्पोर्ट्स के साथ भी इन्वॉल्वमेंट रही, तो बढ़ता रहा। एक गेम है सीपक टाकरा, मैं उसका नेशनल चीफ सेलेक्टर भी हूँ। सिंध खो खो एसोसिएशन है, जो सिंध खो खो आप भी कवर करते हैं काफ़ी गेमों को, तो मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। तो इस तरह मेरा सफ़र बढ़ता रहा। फिर ये कि चूँकि अब अच्छा, सफ़र का सिलसिला मज़ीद और भी जारी रखेंगे आरिफ वही साहब है, और क्योंकि आपने कुछ देर कबल कहा था कि एजुकेशन पे वालिदैन ने बड़ा फोकस उस वक्त कहा था कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करो, और उस दौर में, जिस दौर में आप एजुकेशन को फोकस करने की बात करें, उस दौर में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुआ करती थी कि कॉलेज के अंदर जो अगर कोई लड़का मैट्रिक में जो कम नंबरों से पास हो जाता था, तो अगर वो स्पोर्ट्स का शौकीन था, क्रिकेट खेलता या हॉकी दीगर खेल खेलता था, तो वो स्पोर्ट्स के बलबूते पर जो है एक अच्छे कॉलेज में दाखिले ले लिया करता था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती गई, और वही कुछ हुआ जो अब सामने नज़र आ रहा है कि अब स्पोर्ट्स का जो हाल है वो आपके सामने है। आप समझते हैं कि वहाँ पर रिटर्न अब इन चीज़ों पर जाना चाहिए? क्यों हमेशा हम देखते हैं कि जो बच्चा, क्योंकि अगर क्रिकेट खेल रहा है या दीगर जो भी खेल खेल रहा है, उसका फोकस है उस गेम पर होता है, जिसकी बेस पर शायद वो एजुकेशन पर इतनी तवज्जो नहीं दे सकता। तो आप समझते हैं कि उसी बलबूते पे माजी में अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाया करता था, लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को अब तवज्जो देनी चाहिए दोबारा। जी बिल्कुल, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है वहाँ पर, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स की जो डिक्लाइन हुआ उसकी बहुत बड़ा वजह ये भी थी कि हमारी जो स्पोर्ट्स को जो है ग्रास रूट लेवल पे और जो स्कूल लेवल के ऊपर भी, कॉलेज लेवल पे जितनी एजुकेशनल स्पोर्ट्स थी वो ख़त्म हो गई सारी आहिस्ता आहिस्ता। वरना हम माजी में देखते थे कि आपने कि स्कूल स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। जिस तरह आपने बताया कि उन बच्चों को जिनके बच्चों के नंबर होते थे स्पोर्ट्स बेस पे उनको दाखिला लिए मिल जाता था, स्कूल में भी दाखिला मिल जाता था, फिर उनको जो है कॉलेज में भी दाखिला लेके प्रमोट किया जाता था, और वो बड़ा ऑनर महसूस करते थे कॉलेज वाले या स्कूल वाले के हमारे स्कूल से ये बच्चा बाहर होनहार बच्चा जो है स्पोर्ट्स का जो है एक प्लेयर से खिलाड़ी है, ये अच्छा हमारी स्कूल से खेल रहा है, और खिलाड़ी स्पोर्ट्स के लिए इनके स्कूल के लिए या उस कॉलेज के लिए बड़ा प्राउडी मूवमेंट होता था कि वो हमारे खिलाड़ी हमारे कॉलेज से खेल रहा है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो ख़त्म होती चली गई, जिसकी वजह से हमारा स्पोर्ट्स भी नीचे आता रहा। वरना माजी में देखेंगे एक वक्त आता था हम स्पोर्ट्स के अंदर जो है 6-6, 7-7 गेमों में एक ही वक्त में हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ये एजुकेशनल स्पोर्ट्स का था। स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी, फिर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी, कॉलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी। तो अब ये गवर्नमेंट को कम से कम इस तरफ देखना चाहिए कि ये हम हमारे बच्चों को जिस तरह से स्कूल्स को पाबंद करना चाहिए, कॉलेज़ को पाबंद करना चाहिए। अब ये चीज़ नज़र आई है पिछले दिनों, काफ़ी स्कूल क्रिकेट हुई और फिर ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुए, जो PCB के जो मोहसिन नफ़ी साहब आए थे, इन्होंने आते ही ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो देने की कोशिश की है, और फिर आगे जाके ये देख सकते हैं इस कोशिश को मज़ीद किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स में जब तक स्पोर्ट्स स्कूल्स के अंदर मजबूत नहीं होगी, कॉलेजेस में मजबूत नहीं होगी, तो ये बहुत अहम पार्ट है स्कूल और कॉलेजेस का स्पोर्ट्स जो है हमारी स्पोर्ट्स में, जो हमारी स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, हमारे दोबारा उस दुनिया में जो खोया हुआ मुकाम है स्पोर्ट्स को वो दिलाने के लिए अंदर इन स्कूल्स और कॉलेज का बहुत अहम किरदार होगा। बहुत अहम किरदार होगा स्कूल कॉलेज में वो चीज़ वापस लाने के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अब इन सब चीज़ों पर तवज्जो दे रहा है। बात हमारी वहीं अधूरी रह गई आरिफ साहब है, क्योंकि आपने एजुकेशन का जिक्र कर दिया था, तो मैं सवालात वहाँ तक लेके चला गया जो माजी में हुआ करता था, जो बच्चों के हवाले से मैं कर रहा था कि उन्हें कॉलेज पे जो है स्पोर्ट्स के बेस पे दाखिला मिल जाया करता था। आपके माजी के हवाले से बात हो रही थी, और जिस तरह आप मुख्तलिफ खेलों के भी आप सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं, सिर्फ
क्रिकेट ही नहीं, दीगर 2 खेल खो खो के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो खो खो खेल ऐसा है जो हमें शायद ख़ासकर ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है। आप उस खेल को भी लेकर चल रहे हैं। उसके खेल के अंदर आप समझते हैं कि ये खेल सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ख़वातीन की हैं वहाँ खेला ज़्यादा जा रहा है। देखिए खो खो खेल जो हमारे ट्रेडिशनली को मतलब इसका बाकायदा वर्ल्ड कप होते हैं इंडिया के अंदर। पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें 40 मुल्कों के लोगों ने शिरकत की थी। तो ये एक ऐसा गेम है, ये गेम को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर। और ये जो है स्कूल कॉलेजेस ही का खेल है और स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चियों का जो खेल है उसके अंदर इनके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने स्कूल कॉलेजेस की जो बच्चियों को उसमें इन्वॉल्व करने को, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने के लिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आते हैं। पिछले दिन आपने कई टूर्नामेंट भी आपने देखे होंगे, आप खुद वहाँ पर मौजूद थे कि जिस तरीके से खो खो के स्कूल्स के अंदर हमने प्रोग्राम करवाए, फिर कॉलेज के अंदर प्रोग्राम कराए। तो इस तरह की जितनी जो हमारी जो गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये जब कॉलेजेस के अंदर जाती हैं तो एक अच्छा है कि हेल्दी साइन जाता है वहाँ पर उन तालिबात के लिए, उन तालिब इल्म के लिए कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हम आगे बढ़ाना चाहिए उसके लिए पूरी एक टीम वर्क होता है जिसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस का भी किरदार बहुत अहम होता है। तो स्कूल और कॉलेजेस को भी चाहिए कि अपने अंदर जो है कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने और स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश में वो हमारा साथ दें। बिल्कुल साथ दें। और क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है और आपकी माजी की बात हम थोड़ी कर रहे हैं तो उसमें आपने बहुत सी चीज़ें वालदैन से, क्योंकि अगर हम देखें तो मेरे पहले दिन ईद शो में अरूप शाह मौजूद थी। उन्होंने कहा मैं बचपन में जब शौक़ मुझे पैदा हुआ क्रिकेट खेलने का तो मैंने अपने वालदैन से बाकायदा कहा और फिर वालदैन ने उन्हें सपोर्ट किया। आपको वालदैन ने उस वक्त सपोर्ट किया था? क्योंकि आप कुछ देर कबल कह रहे थे कि वालदैन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश कराते थे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा रहा है कि आपने भी क्रिकेट के बैट पकड़े हों और वालदैन ने कहा नहीं पहले जो है होमवर्क करो? नहीं, उस दौर में ऐसा ही होता था। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बहुत छुप के हम अपने माँ बाप से खेलने जाते थे, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। तो माँ बाप की कोशिश यही थी वो कहते थे कि अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। तो फिर कुछ अर्से बाद थोड़ी सी हमारी क्रिकेट इस्टेब्लिश हुई, फिर जाके दिखाया तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं बच्चे में थोड़ा सा टैलेंट है, वो ये अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो उन्होंने फिर भी थोड़ी सी इजाज़त दी थी, मगर उसके साथ यही था कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करो, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। मैं चूँकि मैनेजर पोस्ट है, मैं बच्चों को हमेशा से ही करता हूँ और हमारे खिलाड़ियों को बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ जब इन्वॉल्व होते हैं तो दूसरी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं। हालांकि हमें जब भी बच्चों को जब भी स्पोर्ट्स वो मैनेज करें और स्पोर्ट्स में टैलेंट हो तो माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को सपोर्ट करें, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वो मतलब एजुकेशन को भी साथ लेके चल सकते हैं और अपनी स्पोर्ट्स को भी साथ ले सकते हैं। सिर्फ चीज़ ये कि अब आपको किस तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि जिसमें जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसमें 100% ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे ही क्लिक कर जाते हैं। वो उनकी बच्चों की जो तादाद होती है क्लिक करने की वो बहुत कम होती है, 10-20%। बाकी जो 80% बच्चे होते हैं फिर स्पोर्ट्स की वजह से उनका सारा जो फ्यूचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ना एजुकेशन के रहते हैं ना किसी और अपनी जो उनकी जो टैलेंट होता है या बिज़नेस होता है या कोई और दूसरे उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस तरफ भी नहीं जा पाते। तो माँ बाप से और खिलाड़ियों से भी मेरी हमेशा से यही मेरा उनको मैं लेसन देता हूँ। उनको ज़्यादा बातचीत में यही होता है कि आप अपनी इस तालीम को भी और अपनी स्पोर्ट्स को भी मैनेज करने की कोशिश करें। जब ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, क्योंकि स्किल ऐसा होती है कि स्किल आपकी स्पोर्ट्स स्किल एक वक्त आता है कि आपकी स्पोर्ट्स स्किल आपका साथ छोड़ देती है, वो स्किल का टाइम रुक जाता है। मगर जो आपकी जो एजुकेशन होती है, जो आपका कैरेक्टर होता है, जो आपका डिसिप्लिन होता है, ये बिल्कुल आपके लास्ट टाइम तक सफ़र कर सकती है। वो आपको बड़ा प्रमोट करती है, आपको बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है आपकी एजुकेशन में। फिर आप अगर फील्ड में आते हैं वहाँ पर आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब के अंदर जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर, या कोई आपकी टेक्निकल साइड पे आपका जो भी बच्चे काम कर रहे हैं तो वो हर जगह उनको वो करने की। वो पहले आपने देखा होगा माजी में हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे जो बच्चे आते थे, जिसमें रमीज़ राजा बहुत दूसरे क्रिकेटर मिला रहे थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड प्लेयर्स भी आते थे। फिर वो जो है उन्होंने देखा कि आपने अगर क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर अगर एक मुकाम हासिल नहीं कर पाए
तो वो फिर उन्होंने जाके अपना स्पोर्ट्स के अंदर वो मकाम हासिल किया। तो मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा सबक ये भी होता है कि मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा था, मैं बहुत क्रिकेट खेलना चाहता था, मगर मैं क्रिकेट नहीं खेल सका। मगर उसकी बात यह कि अगर मैंने क्रिकेट नहीं खेली तो मेरा कैरियर डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने अपनी एजुकेशन को फोकस किया, फिर एजुकेशन को फोकस के बाद अपने बिजनेस को फोकस किया। जब मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी फोकस करने सेट कर दी तो मैंने फिर अपने दोबारा स्पोर्ट्स को एक अपना शौक़ पूरा किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैनेजिंग साइट के अंदर मैं पाकिस्तान की जो जितनी भी डोमेस्टिक होती है और इंटरनेशनल होती है इवेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मुकाम दिया कि जो एशियन गेम्स जो होते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सेकंड इवेंट कहा जाता है कि एशियन गेम्स को ओलंपिक के बाद, तो उसमें मेरी नुमाइंदगी हुई पाकिस्तान की तरफ से। तो कहीं भी जाके मेरा स्पोर्ट्स जो मेरा शौक़ था और पैशन था तो कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं आया। ऐसे बहुत सारी मिसालें, अभी हम बात कर रहे थे जैसे वसीम अकरम की, या एक अक्सर मिसाल देता हूँ कि फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अकरम। तो वो जब देख रहे थे कि जब वो मोहम्मद अकरम जब बहुत अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी थे, मगर वो उनका टाइम ऐसा था कि उस वक्त जिस वक्त उनको क्लिक करने चाहिए था उस वक्त वहाँ पर वकार यूनुस और वसीम अकरम जो बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। तो 7-8 साल वो बेंच पे बैठे रहे, मगर उन्होंने अपने जो टैलेंट को अपने पॉलिश किया दूसरे उसमें, तो वो फिर उन्होंने उसको कोचिंग में आए और कमेंटेटर में आए, तो वो दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर और कोचिंग की तरफ गए। तो इस तरह बच्चों को मिसालें देते हैं कि अपने आपके जो है टैलेंट को पहचानें और अपने टैलेंट को ज़ाया न करें कि अगर बजाय इसके कि मायूस होकर बैठ जाएं कि हमें ये मौका नहीं मिला, हम दूसरी चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी एक खुर्रम नियाजी साहब जो हैं बोर्ड के जो डोमेस्टिक डायरेक्टर जो हैं, वो हमारे ऑफिस आए रीजन क्रिकेटर हैं, तो उनकी बातें में जब मैं सुन रहा था बड़ी मोटिवेशनल तकरीर थी कि उन्होंने बताया। अच्छा, खुर्रम साहब की आप बात कर रहे हैं, खुर्रम साहब भी वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल, वो तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई, लाइफ स्टोरी, कि मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई। मैं बहुत अच्छे क्रिकेटर थे मगर मुझे कई जगहों पर मुझे टीम से जहाँ पर मैं सेलेक्ट हो सकता था तो मुझे बाहर किया। तो मगर मैंने देखा कि बच्चों को बाकी काफ़ी लोगों को बताया, अगर देखें कि एक क्रिकेटर के साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने बजाय इसको कि ज़्यादती का रोने के बाद आज वो देखें कि एक कामयाब इंसान है। वो फिर उन्होंने CSS किया, फिर वो कमिश्नर बने, फिर वो आज जाके कराची के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो खिलाड़ियों के ऊपर बैठे हुए जहाँ पर अपने फैसले करते हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। ऐसे लोगों को हमने फोकस करना चाहिए कि अगर हमारी स्पोर्ट्स कहीं डिस्टर्ब हो रही है, हम बजाय इसका कि अपने रोना रोएं कि यहाँ पर के हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम उसके जो अल्टरनेट जो हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर स्पोर्ट्स के अलावा भी एक टैलेंट छुपा हुआ होता है जो लोगों को पता नहीं होता। वो चाहे एजुकेशनल हो या कोई टेक्निकल साइड हो या कोई भी बिजनेस साइड हो, तो उसको अपने टैलेंट को क्रिकेट स्पोर्ट्स के अलावा भी जो भी टैलेंट है उसको पहचानें और उसको पॉलिश करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। और साथ साथ है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि क्योंकि आप मैनेजर के ऐसे बहुत से शहर भी घूम रहे हैं टीमों के साथ, तो आरिफ साहब जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है टैलेंट निकालने की, वहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है, ख़ासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जो है स्कॉलरशिप भी अगर वो खिलाड़ियों को दे देते तो वहाँ पर भी एक अच्छा इक़दाम होगा यूनिवर्सिटी की जानिब से। बिल्कुल, जिस तरह ये इंटेंसिव देते हैं कि एडमिशन की शक्ल में होता है या स्कॉलरशिप की शक्ल में होता है, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा इंटेंसिव होता है खिलाड़ियों के लिए। इससे खिलाड़ियों में, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चांद पैदा होता है कि अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमें या अच्छे स्कूल के अंदर दाखिला होता है। माजी में आपने देखा होगा हबीब पब्लिक स्कूल में जिस तरह था, तो वो हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। हबीब पब्लिक स्कूल हॉकी को, स्विमिंग को बहुत ज़्यादा एक ज़माने में नाम था। तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी को वहाँ पर एडमिशन सिर्फ इस बुनियाद पे मिलता था कि वो स्पोर्ट्स की वजह से, हालांकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड उनका बहुत ज़्यादा हाई था। तो ऐसे ही कराची के बहुत ज़्यादा अगर अच्छे इदारे में चले जाएँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी जिस तरह आपने जिक्र किया, NED यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, IB है, जिस तरह IB स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है अपने ग्राउंड को। मैं देखा पिछले दिनों इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का मैं एक पार्ट रहा, तो वहाँ सारा हमने टूर्नामेंट वहाँ पर PCB की तरफ से वहाँ सारा ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके बड़े फ्रूटफुल नताइज भी सामने आए। तो इस तरीके से जब ये लोग, इनका यूनिवर्सिटीज़ का किरदार होगा क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। हर जितने भी बड़े इदारे हैं उनके पास अपनी पास जगहें होती हैं, उनके पास अपने ग्राउंड्स होते हैं। अगर उन ग्राउंड्स को वो थोड़ा सा और अगर इस्टेब्लिश करें और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो कमर्शियल हमारी जो प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही होती है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होता था, उसको अगर इंडेक्ट करें तो ये इस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। बहुत अहम पार्ट है ये स्पोर्ट्स का, बहुत अहम पार्ट है यूनिवर्सिटीज़ भी स्पोर्ट्स का। लेकिन स्कूल पे चलें, आपने यूनिवर्सिटी का तो जिक्र कर दिया, स्कूल्स पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि
ग्रास रूट लेवल पर अगर हम देखें तो स्कूलों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट क्रिकेट का खेला गया, आप भी उस पार्ट का हिस्सा रहे, और साथ साथ बड़ा टैलेंट नज़र आया उस इंटर स्कूल टूर्नामेंट के अंदर। तो वो बच्चे कहाँ गए आरिफ साहब है कि उन बच्चों को भी यकीनन पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसमें 5 प्लेयर्स तो ऐसे निकले होंगे जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए सितारा बनकर निकल सकते थे। देखिए, जब कोई भी खिलाड़ी जो इनिशियल स्टेज के बाद जब अपनी स्पोर्ट्स शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा उसका जो एज होती है वो स्कूल लेवल ही की होती है वहाँ पर, या अगर वो स्पोर्ट्स जो अगर अपनी जो शुरू करता है उसकी जो फाउंडेशन है या तो क्लब लेवल होता है या स्कूल लेवल होता है। तो ये दो बड़े पैरेलल एक दूसरे के पार्ट हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स जो है बच्चे शुरू करते हैं। तो हमारी फाउंडेशन अगर कहें कि किसी भी स्पोर्ट्स की तो वो स्कूल्स हैं और या हमारे क्लब्स हैं। तो हमेशा से मैं बात करता हूं कि हमारे ग्रास रूट लेवल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से ये है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम जो है इस तरफ तवज्जो दी जाती है। अगर हम क्रिकेट के अगर हम 4 पार्ट करते हैं कि ऊपर से कभी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उससे नीचे फिर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उससे फिर नीचे रीजन क्रिकेट होती है और उससे नीचे फिर क्लब क्रिकेट होती है। तो ये जो 4 पार्ट हैं, इन सबसे ये 4 पार्ट में जो सबसे कम तवज्जो फाइनेंशियली भी जो दी जाती है सारी, उसमें वो क्लब लेवल को दी जाती है। तो पिछले दिनों हमने रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से भी ये बात की और अब इस दफ़ा जो है बड़े इक़दाम कर रहे हैं रीजन क्रिकेट एसोसिएशन कराची के जितने नदीम उमर साहब हैं या दूसरे और जितने भी मैनेजमेंट के सारे लोग हैं, इसको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्लब लेवल पे, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है क्लब लेवल पे कई टूर्नामेंट शुरू किए हैं और अभी कराची में 200 क्लबों का एक मास्टर आइल क्रिकेट टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहा है और पीसीबी की जानिब से इंटर क्लब का इतना बड़ा टूर्नामेंट जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो जब तक इस लेवल के अगर हम इंटर क्लब को और इस लेवल को क्लब लेवल को हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम अगर यहाँ का बढ़ाएंगे तो फिर ये जाएगा। वरना कुछ लगता है कि अब ऊपर जाके हम देखते हैं, जिस तरह हम वर्ल्ड कप में हमने पोजीशन देखी तो लगता है कि हमारे क्रिकेट का टैलेंट ख़त्म हो रहा है। हमारे पास वजह यही है कि जो हमारे जो जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका बैकअप हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है और इसकी वजह ये है कि उसके नीचे तक वो नताइज नहीं है। तो अगर आज हम अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे क्लब लेवल को और स्कूल लेवल को, तो इसके नताइज 1-2 दिन के अंदर नहीं आएंगे, इसमें भी 2-4 साल 5 साल लगेंगे। तो आज से अगर हम कोशिश करेंगे स्कूल लेवल से क्रिकेट और क्लब लेवल को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो 2-4-5 साल के बाद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फिर इस मुकाम पे आएगी जहाँ पर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें अपने खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा या हमारे जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए हमें उनको बुला के दोबारा से खिलाना पड़ेगा। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। चलिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए और इस पर भी आपने एक तस्करा छेड़ दिया। तो आप समझते हैं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी थी जो घर से वापस बुलाया प्लेयर्स को, रिटायरमेंट प्लेयर्स को, वो फैसला सही था? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वो फैसला बहुत ज़्यादा गलत होता दिखाई दिया। देखें, अगर ये फैसला अगर ये खिलाड़ी जो लाए गए अगर ये कारकर्दगी दे भी देते तो फिर भी मैं समझता कि ये फैसला गलत था। अगर ये खिलाड़ी कामयाब भी हो जाते अगर ये में, तो मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक आदमी की क्रिकेट आगे चली गई है, वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, उनको बुला के ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जितने हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर जो यंग टैलेंट बैठा हुआ है आप उनके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं कि बजाय इनको प्रमोट करें। यही खिलाड़ी हो सकता है कि इस वक्त नताइज ना दें मगर इसके दूररस नताइज इतने ज़्यादा हासिल होंगे कि शुरू में हो सकता है कामयाब ना हो, मगर इनको मुसलसल जब मौके मिलेंगे तो ये एक वक्त आएगा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होंगे। बजाय इसके कि हम पुराने खिलाड़ियों को आप बताएंगे कब तक खिलाएंगे। आपने बुला लिया, इनके बाद इसके बाद क्या फिर ये 2-4 साल तक मजीद इनको खिलाएंगे यहाँ पर? तो बजाय इसके कि आप कोशिश करें, इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट जो है, मैंने हमेशा से कहता हूँ कि पीछे की तरफ जा रही है। अगर आपका सफ़र जो है पीछे की तरफ शुरू हो गया है कि ये खिलाड़ी जो है जब वापस आना शुरू करेंगे और ये तो अव्वल तो इनको ये है कि वक्त से पहले जाने की क्या ज़रूरत है। इस पर भी जाहिर है कि आप एक सोचा जा सकता है कि ये खिलाड़ी वक्त से पहले अपनी स्पोर्ट्स छोड़ के चले गए। वापस आए तो आपने 5 डे क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपने सिर्फ T20 की तर्ज की क्रिकेट खेलनी है। तो उन्हें तो दुनिया भर में जो मुख्तलिफ लीग्स हो रहे हैं उनके लिए एनएसवी चाहिए। तो शायद मेरा नज़रिया ये है कि शायद इस बेस पर जो है उन्होंने ये फैसला लिया रिटायरमेंट के, ठीक है अब वापस आ जाते हैं और इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, ये तो बोर्ड को भी एक एक्शन लेना चाहिए था कि इन्होंने अपनी जो क्रिकेट का जो एक स्टेज था उस वक्त छोड़ा जब ये मज़ीद अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते थे, पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व कर सकते थे, मुल्क को कौम के मज़ीद काम आ सकते थे, मगर उन्होंने उस स्टेज पे क्रिकेट छोड़ी। वजह यही थी कि इनको जो है फाइनेंशियली चूँकि अब इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है क्रिकेट में और कमर्शियली क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये हमारे जो खिलाड़ी है वो लीग की तरफ देख रहे हैं ज़्यादातर। तो वो बच्चे जो है इस तरह मेहनत नहीं कर पा रहे। मैंने अभी
पिछला लास्ट मंथ जो है वहाँ KPK में गुरुद्वारा, तो वो 3 डे क्रिकेट हो रही थी वहाँ पर, पैटर्न्स ट्रॉफी डिपार्टमेंटल। तो उसमें जो है बहुत कम बच्चे जो नज़र आए जिसके अंदर जो 3 डे क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते थे, या उनका जो मिजाज था, या उनकी स्टेबिलिटी थी, या उनका टैलेंट था, वो 3 डे के मौका तमाम। वो ज़्यादातर बच्चे जो है T20 क्रिकेट स्टाइल में ही खेलते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से बहुत सारे हमने मैचों में देखा कि बहुत सारी टीमें, अच्छी टीमें 75 ओवर भी पूरे नहीं खेल पा रही थी। तो हमें अगर अपनी क्रिकेट को मजबूत करना है तो इनको बच्चों को इस 3 डे और 4 डे की भट्टी से गुजारना पड़ेगा, और इस भट्टी से जब ये गुजर के जब ये आगे जाएंगे तो ये टेक्निकली साउंड प्लेयर होंगे। जब ये टेक्निकली साउंड प्लेयर होंगे तो फिर ये जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है वो हर किस्म की क्रिकेट खेल लेता है, T20 हो वो भी हो, और जो T20 वाला होता है वो हर किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसकी मिसाल आपके सामने है कि हम अगर देखें तो साइम अयूब को सिलेक्ट किया गया और साइम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे T20 के अंदर। उनके पास 1 से 2 शॉट्स थे और वो शायद दीगर ममालिक के एनालिस्ट उसको बहुत ज़्यादा जज कर ले, वो अपने बॉलर्स की मदद से बाकायदा तौर पर उन्हें आउट करने में जल्दी कामयाब हो जाते हैं। देखिए जितने भी ये पिंच हिटर होते हैं जिनको हम कहलाते हैं, जितने भी तेज़ खेलने वाले होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ट्रेस हो जाते हैं कि दुनिया भर के एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनकी कमज़ोरियों को पता होता है कि उन्होंने कहाँ पर जो है इनके जो स्ट्रेंथन एरिया, इनका जो जितने भी पिंच हिटर होते हैं उनका जो स्ट्रेंथन एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मखसूस होता है कि वो इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है और वहीं पर ही ज़्यादा वो शॉट खेलते हैं जिसमें कामयाब होते हैं। मगर वो जो है टीमें अपनी स्टडी करती हैं और उनको वहाँ उस हिसाब से गेंद भी नहीं करती हैं और वहाँ फील्ड लेके आपने देखा होगा साइम अयूब को ज़्यादातर जो है एक ही तरीके से आउट कर देते हैं। वहाँ पर उनका जो एरिया है उनका, वहाँ पर वो फील्ड लेते हैं तो वो हर दफ़ा तो शॉट जो है बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकता। तो यही सारे पिंच हिटर्स का हाल है कि जल्दी ट्रेस हो जाते हैं। मगर जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है वो विकेट के चारों तरफ खेल रहा होता है, वो अगर अपनी फील्ड के मुताबिक जो है अपने शॉट्स को खेल रहा होता है, वो बॉलर की मर्ज़ी से नहीं खेल रहा होता, वो अपनी मर्ज़ी से बॉलर्स को खिला रहा होता है। तो बड़े बड़े अब देखा होगा माजी में हमारे पास इतने खूबसूरत क्रिकेटर्स जैसे इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ के ऑफ साइड की फील्डिंग पैक कर दी जाती थी, मगर उसके गैप में से फिर भी वो अपनी वो शॉट खेल के अपने रन हासिल कर सकते थे। तो आजकल तो वो नज़र ही नहीं आता कि अब यहाँ के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि बॉलर फील्डर्स के ऊपर से तो वो शॉट खेल के रन हासिल कर सकते हैं, मगर वो उस गैप में से निकाल कर वो सिंगल डबल हासिल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हमने खेलों पे फिर बहुत ज़्यादा बातें भी कर ली हैं थोड़ी सी, क्योंकि ईद का दिन है तो गपशप थोड़ी सी ईद की चटपटी बातें भी कर लेते हैं। और क्योंकि बारबेक्यू का हर कोई शौकीन होता है खाने का, आपको कौन से बारबेक्यू में चीज़ें पसंद है खाने में? ये बारबेक्यू में हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह हम ये कि मटन और चिकन जो है ज़्यादातर हम बारबेक्यू करते हैं, और फिर ये कि ईद के तीनों दिन ऐसा होता है कि फर्स्ट डे जो है फैमिली के साथ जो है इस बारबेक्यू को एंजॉय करते हैं, फिर सेकंड डे हमारे कुछ स्पोर्ट्स के जो दोस्त आ जाते हैं हम उनके साथ भी एक सीटिंग रखते हैं और उससे एक सेगमेंट होता है उनके साथ भी बारबेक्यू का। तो इस तरह 2-3 जो इस तरह के प्रोग्राम्स बनते हैं लोगों के साथ, तो उसके अंदर वो बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं। और फिर ये बारबेक्यू तो चले सारा साल खाते हैं, मगर ये कि जो मौका होता है ईद का और वो जो खुशी का मौका होता है, फिर वो गैदरिंग का एक अलग सा माहौल होता है। बिल्कुल, तो फिर वो उस मौके को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और एंजॉय करना चाहिए। ये ज़िंदगी की बिल्कुल पार्ट है, नेचुरल खुशियाँ हैं। जो असल जो हमारी जो नेचुरल जो खुशियाँ हैं वो यही है कि आपका जो त्यौहार हैं और ख़ासतौर पे हम बहैसियत मुसलमान जो इस्लामी त्यौहार आते हैं तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चार्म रखा है। जिस तरह ईद कुर्बान में कि ये एक तरफ पैगाम दिया गया है कि आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करो, फिर दूसरी तरफ यहाँ पर हर चीज़ से उनके जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला की, गोश्त हैं, सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स हैं, उन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ना सिर्फ ये कि लुत्फ़अंदोज़ वो होते हैं जो लोग इसकी हैसियत रखते हैं, जो साहिब हैसियत होते हैं, उस वक्त वो भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जो बेचारे मुस्तहिक होते हैं उसकी हैसियत नहीं रख सकते। इस महंगाई के दौर के अंदर जो है आजकल जो जिस तरह लोगों के हालात हो गए हैं, वो पूरी साल जिस तरीके से भरपूर तरीके से वो गोश्त नहीं खाना खा सकते हैं और वो खाना चाहते हैं और उनका हक़ है कि वो भी इन चीज़ों से करें। तो फिर ये अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसा दिया था कि इतनी जो ईद पे कुर्बान होती है, इतनी ज़्यादा जो है कुर्बानी होती है, तो उसके असरात जो है वो नीचे तक भी सबको पहुँचते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम करें, बजाय इसके कि हम अपने गोश्त को खुद ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। वो जो है सेहत के हिसाब से नुकसानदेह है कि आप अपने फ्रीज़ करके कुछ अरसे के बाद वो खाते हैं, तो वो चीज़ इस्लामी लिहाज से भी सही नहीं है, फ़िज़िकली भी सही नहीं है, हेल्थ के हिसाब से भी सही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर हम उस पर अमल करते हुए अगर उन चीज़ों को करेंगे तो हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ईद का मौका है, कोई पैगाम देना चाहें आप मुसलमान भाइयों को?
बिल्कुल, ये मुसलमान भाइयों के लिए सबसे पहले तो ये दुआ ही होती है कि मुसलमान भाई जहाँ भी जिस हाल में भी रहें पूरी दुनिया के अंदर, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, चाहे वो फ़लस्तीन को यहाँ पे, वो सब अपनी अपनी खुशियाँ प्रॉपर मनाएं। और ईद के मौके पर ज़ाहिर है कुर्बानी की ईद है ये वाली, ख़ास तौर पे ईद, तो ये चूँकि सेक्रीफाइस होती है, तो मैं कहता हूँ कि अपने लिए तो सभी लोग जी रहे होते हैं सारे, तो दूसरों के लिए हम जीना सीखें, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। खुशियाँ जो हैं अपने लिए हासिल करने के बजाय हम दूसरों के लिए खुशियाँ का सबब बने। आप किसी की दूसरे को खुशी पहुंचा के जो खुशी हासिल कर सकते हैं, वो खुद खुशी हासिल करने में नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही कि जो दूसरों को खुशी पहुंचाकर आप हासिल कर सकते हैं अपनों से, वो खुशी आप अपने से हासिल करते हैं से दिखाई नहीं देते। लेकिन दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। आरिफ भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ स्टाइलिक्स पाइप कंपनी का शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। इसी के साथ अपने शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।